नमस्कार, वन इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आसिफ और मेरे साथ हैं केशव कर्ण और हम लेकर हाजिर हो गए हैं बिहार की बात। बिहार में बहार है और चुनाव की बहार है। बहुत उठापटक भी मची है राजनीतिक दलों के बीच में। सूचियां जारी हो रही हैं, नेता लोग नाराज़ हैं, साथ साथ आलाकमान भी बहुत मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। जदयू की बात करेंगे और जदयू जिस तरह से नाराज़गी दिखा रही है एनडीए में, क्या लगता है आपको केशव? थैंक यू आसिफ। जदयू की नाराजगी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दाव कह सकते हैं। जदयू ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट। हम सबको पता है बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 101 सीट पे बीजेपी और 101 पे ही जेडीयू लड़ रही है। 29 सीटें गई है एलजेपी के खाते में, बाकी 6 सीटों पे आरएलएम, जो आरएलएसपी उनका नाम पहले था उनकी पार्टी का, अब आरएलएम हो गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और एचएएम जीतन राम मांझी की पार्टी। अब मसला ये है कि 51 सीटों पर जो जेडीयू ने उम्मीदवार ऑलरेडी उतारे हैं अभी, उनमें से 5 सीटें ऐसी समझी जा रही हैं जो चिराग पासवान के खाते में थी। जैसे कि राजगीर की सीट, गायघाट मुजफ्फरपुर जिले की एक विधानसभा सीट है, गायघाट की सीट, अलौली जो कि चिराग पासवान का होम टर्फ भी है, वहाँ से भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो एनडीए में भी सीट बंटवारे के बावजूद रस्साकशी की नौबत है, वहाँ दिख रहा है। रस्साकशी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। 5 सीटों पर तो उम्मीदवार ही उतार दिया है सीधे जेडीयू ने। तो क्यों, क्या वजह हो सकती है भाई? नीतीश कुमार तो एकदम अपने हिसाब से सीटें उन्होंने ली होंगी पहले। चिराग पासवान की सीटों पे उतार देना, ये क्या मतलब, क्या दिखाना चाहते हैं? अब मैं बिहाइंड द कर्टेन कुछ आपको कहानी बताता हूं। दरअसल बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर, एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर ललन सिंह और संजय झा जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व था उसमें शामिल, और अन्य जो गठबंधन के सहयोगी है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी थे। बार्गेनिंग हुई होगी, लेकिन 101 पर मसला कैसे तय हुआ? जेडीयू अभी तक बिहार में बड़े भाई की हैसियत से लड़ती आ रही है। यद्यपि उनकी 45 सीटें ही रह गई थी पिछले चुनाव में, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेंथ की बात करें तो बीजेपी से कम स्ट्रेंथ तो जेडीयू का ग्राउंड पे नहीं है। चुनाव में हार पिछली बार जो हुआ था उसका कारण गणितीय नहीं था, उसका कारण केमिकल ज़्यादा था, रासायनिक कारण था उसमें ज़्यादा। खैर, अब आते हैं बिहाइंड द सीन की जो मैं बात कर रहा था। जिस नीतीश कुमार को लोग ऑफ द सीन कह रहे थे कि वो स्वस्थ नहीं है, वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह को डांट पिलाई है। वो कह रहे आप 101 सीटों पर कैसे मान गए? हमारा बड़े भाई का ओहदा था, ओहदा कैसे छीन सकता है? नंबर 1, सीटों की संख्या बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत तो ये 101 सीटें इनको मिली थी, उसके अलावा ये क्या 5 सीटें मिला था या उसी में? वो तो बाद में पता चलेगा। जो 101 सीटें मिली है उसी में ये 5 है या क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नीतीश कुमार का था वो ये कि जो उनकी जीती हुई सीटें हैं, देखिए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बहुत दिनों से चला आ रहा है। वो केंद्रीय स्तर पर भी रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है, और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता उसके संयोजक भी रहे हैं एनडीए के। लेकिन बिहार में बीजेपी थोड़ा लोच रखती है, वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, कभी अपनी जीती हुई सीटें दे देती है अपने सहयोगियों को, लेकिन जेडीयू इसके लिए नहीं जानी जाती है। वो अपनी जीती हुई सीटें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती है। मसला ये हुआ कि पिछले बार फ्लेक्सिबिलिटी करते करते तो इतनी सीटों पे आ गई है वो धीरे धीरे। हाँ, नहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, बट अपनी जीती हुई सीटें नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ते हैं, और कोई भी पार्टी फॉर दैट मैटर नहीं छोड़ती है। बीजेपी ने ही छोड़ा है बिहार में ही खासकर। मैं ये कहता हूं कि पिछली बार एलजेपी इस गठबंधन में थी नहीं। करीब 130 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 1 सीट जीते थे मतिहानी की, जहां से उनको उम्मीदवार थे राजकुमार सिंह, बाद में वो भी जेडीयू में आ गए। अब अगर एलजेपी को समायोजित करना है तो किसके हिस्से से सीटें कटेंगी? किसी न किसी के द्वारा जीती या हारी गई सीटें ही हैं। उसमें से कुछ सीटें बीजेपी ने, हाँ, बीजेपी के विटो से चिराग पासवान को मिल जाती है। अब ये सीट कौन थी आप देख लीजिए। सीट इसमें है राजगीर। भाई, राजगीर नीतीश कुमार का होम ग्राउंड है, और राजगीर नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। राजगीर एक मॉडल है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने राजगीर मॉडल बनाया है। बिहार के किसी शहर की बात करें, पिछले अगर 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा विकास किसी शहर का हुआ है तो वो राजगीर है। अब देखिए, देश भर के पत्रकार जा रहे हैं, और राजगीर में जो ग्लास ब्रिज बना है
उस पर चढ़ के पीटीसी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने किया है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आती है, जब सीटों को लेके बातचीत हुई, सीटें तय हुई, तब भी ये बात रखी गई होगी राजगीर सीट जो है बिल्कुल रखी गई होगी, चिराग पासवान लड़ेंगे, बिल्कुल रखी गई तो होगी। फिर अचानक से क्या हुआ? लेकिन वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू के जो सेकंड फिडल के लीडर हैं उनको कन्विंस करने में या उनके साथ बार्गेन करने में सफल रहे बीजेपी कि चिराग को थोड़ा बढ़ाना है। ये असफल जेडीयू वाले असफल रहे और उसी असफलता के लिए डांट पिलाई घुरकी दी है नीतीश कुमार ने, ऐसा कहा जाता है। अब सवाल है कि अच्छा सिर्फ ग्लास ब्रिज की ही बात नहीं है। राजगीर में एक तो ऐतिहासिक शहर है, महाभारत कालीन अवशेष हैं वहाँ पर, वो एक अलग बात है। राजगीर में अभी 1 महीने पहले हॉकी का चैंपियनशिप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ है। कितना बड़ा इवेंट था। हॉकी का स्टेडियम बनाया गया, 5 स्टार होटल वहाँ लाए गए और वहाँ पर हॉकी का चैंपियनशिप करवाया गया। हाँ, मतलब क्रिकेट का स्टेडियम जदयू ने अपनी जमीन तैयार की थी वहाँ पर, बिल्कुल चुनाव से पहले। क्रिकेट का स्टेडियम बन के तैयार है वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बिहार में कहीं आयोजित होता नहीं था। मोइनुल हक पटना में वहाँ पर 1-1 फीट 2-2 फीट घास उगे रहते हैं, वहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है। राजगीर में नया स्टेडियम बनाया गया, बहुत भव्य बनाया गया माशाल्लाह। आप हमारे साथ चले तो फिर आपको भी मजा आएगा देखने में। इतना कुछ जिस राजगीर में नीतीश कुमार करते हैं, आपको क्या लगता है वो सीट किसी और के खाते में वो जाने देंगे? लेकिन वो बात वही आ जाती है कि अब पहले क्यों नहीं, जब समझौता हो रहा था सीटों को लेकर, नीतीश कुमार उस समझौते में नहीं थे, साफ है। अच्छा, ये समझौता दिल्ली में हुआ, नीतीश कुमार पटना में थे, दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह डील कर रहे थे। नीतीश कुमार के पास भी लेकिन पहले से स्पेशल पावर है ना। जदयू ने पहले अपनी मीटिंग तो की होगी, आपसी चर्चा की होगी कि भाई हमें ये सीटें लेनी है। ये और अगर मान लीजिए इनसे ये सीटें, और ये ललन सिंह को भी पता होगा कि राजगीर सीट पे नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, तो एक बार उन्हें कंफर्म करना चाहिए था नीतीश कुमार से कि ये सीटें, इस पर भी चर्चा हुई होगी नीतीश कुमार से बात। हाँ, ये क्यों कैसे हुआ ये तो बड़ा मतलब रहस्य है। ये इस राज से अभी तक पर्दा नहीं हटा है। फिर पलटी मारने जा रहे हैं नीतीश कुमार, इस बात की संभावना, चर्चाएं हो रही हैं कि अभी इस बात की संभावना भी है आसिफ, इस बात की संभावना भी है। दरअसल कहा जा रहा है कि बैकडोर टॉक्स हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते रहे हैं और नीतीश कुमार का साफ आप देखेंगे उनका स्टैंड भी इसको लेकर बहुत क्लियर है। जिस अलायंस में उनका सम्मान नहीं होता है, उनकी बात नहीं मानी जाती है, उस अलायंस से किसी भी पॉइंट पर वो वॉकआउट कर सकते हैं। 2 बार बिहार में वो पलटी मार चुके हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकल के आरजेडी में गए, फिर बीजेपी में आए, फिर आरजेडी में गए वापस। यहाँ तक देखिए कि इंडी अलायंस की जो शुरुआत करने वाले थे वो नीतीश कुमार थे। 2022 में बिल्कुल। और 2023 में जब लगा कि उन्हें समन्वयक नहीं बनाया गया, संयोजक नहीं बनाया गया, तो वो वॉकआउट कर गए। यह नीतीश कुमार की खासियत रही है किसी भी अलायंस में, चाहे वो कितना भी कन्वीनियंट अलायंस क्यों नहीं हो उनके लिए, वो किसी भी वक्त वॉकआउट कर जाते हैं जब उनको लगता है इसमें हमारा आत्मसम्मान नहीं रह रहा है। क्या लगता है ये अगर मसला नहीं सुलझा तो अब क्या होगा? नहीं, मसला तो सुलझ चुका है। नीतीश कुमार एकला चलो वाले सिद्धांत पे आगे बढ़ चुके हैं। क्या अब ये गठबंधन काटेंगे? अब गठबंधन को सोचना है कि क्या करना है। अब मुश्किल ये है भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। अब नीतीश कुमार ने वहां से तो उम्मीदवार उतार दिया, जैसे गायघाट की सीट है, गायघाट पर जिस कोमल सिंह को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, दरअसल यही कोमल सिंह पिछली बार एलजेपी की उम्मीदवार थी। हालांकि हार गई थी, लेकिन एलजेपी की उम्मीदवार थी। वो बाद में जेडीयू में आ जाती हैं, जेडीयू से इस बार उनको टिकट मिल जाता है। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या वहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? गायघाट सीट उनके हिस्से में गई थी। गायघाट पे हो सकता है कि ना उतारें, क्योंकि कोमल सिंह से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। कोमल सिंह उनके अभिभावक अभी भी एलजेपी में हैं। चिराग पासवान भले ना उतारे, लेकिन तलखी तो बन गई। तलखी तो बन गई। अब ये देखिए गायघाट की सीट में, पहले मैं सीटों का ब्यौरा दे देता हूं। अब देखें, गायघाट के साथ साथ सोनवर्षा एक सीट है, सहरसा जिले की सीट है, जहां पर इन्होंने रत्नेश सदा को टिकट दिया है। अब रत्नेश सदा कोई मामूली नाम नहीं है। रत्नेश सदा वो व्यक्ति हैं, वो भी महादलित समुदाय से आते हैं। जिस समुदाय से मांझी जी आते हैं उसी समुदाय से वो भी आते हैं। और जिस समय मांझी जी ने नीतीश कुमार को झटका दे दिया था, उस समय यही रत्नेश सदा नीतीश कुमार के साथ खड़े थे और उसका इनाम नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को उसी वक्त दिया था, उनको मंत्री बनाकर। और अभी रत्नेश सदा को सोनवर्षा, जो कि सुरक्षित सीट है, चिराग पासवान के खाते में गई है, वहां से उन्होंने दे दिया टिकट। अब लड़े चिराग पासवान। मुश्किल जो है चिराग पासवान के सामने ज्यादा नहीं है। मेरी जहां तक समझ है, चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार इन सीटों पर उतारेंगे। अच्छा, मुश्किल अब बीजेपी के सामने है कि ऐसी सीटों पर जहां पर जेडीयू भी है
और एलजेपी भी है, वहाँ पर बीजेपी क्या करेगी? क्या वहाँ प्रचार करने के लिए किसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाएंगे गठबंधन सहयोगियों के प्रचार के लिए? और यदि जाते हैं तो किसके पक्ष में प्रचार अच्छा, ये करेंगे? 5 जो सीटें हैं जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी को टिकट दिया गया था, नीतीश कुमार ने उतार दिए, तो इससे पहले जो चुनाव हुए थे इसमें इन 5 सीटों में कौन जीता था? नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी तो जीती ही नहीं थी ना। मतलब ये जदयू के खाते में जदयू है की या सीटें थी। हाँ जदयू बिल्कुल, अरे राजगीर, नालंदा, ये सब नीतीश कुमार का होम ग्राउंड है। नालंदा से भी, नालंदा अभी देखिए मजेदार बात ये है कि ये नालंदा से जो विधायक चुनकर आते हैं उनका नाम है श्रवण कुमार। और आसिफ, मैं और आप बात कर रहे थे जब श्रवण कुमार को दौड़ा दिया गया था नालंदा की सभा में, तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये सब नीतीश कुमार के नाम पर चुन के आ जाएंगे। नीतीश कुमार का वो घरेलू मैदान है, वहां से नीतीश कुमार को हराना लोहे के चने चबाना जैसा है। और खास करके जब वो अलायंस में लड़ेंगे तब उनकी शक्ति और दुगुनी हो जाती है। तो जो किसान के शायद वो ग्राम विकास मंत्री थे, हाँ बिल्कुल, उनको दौड़ा दिया गया था, तो अब क्या उनको टिकट दिया जा रहा है या उनसे टिकट दे दिया गया है? उन्हीं को दिया गया? हाँ, नालंदा से उनको टिकट दे दिया गया है। फुलवारी शरीफ इनकम्बेंसी तो बहुत ज्यादा थी उनके खिलाफ, तो फिर कैसे ये? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी थी, वह नाराजगी थी, लेकिन एक बार नीतीश कुमार नालंदा चले जाएं, नालंदा उनका गृह जिला है, मतलब नीतीश कुमार के चेहरे से वोट मिलता है एकदम। हालांकि श्रवण कुमार भी उसी इलाके से आते हैं। ये भी दाव खेला एक तरीके से नीतीश कुमार ने कि भाई आपके खिलाफ, आपके जो आप कैंडिडेट उतार रहे हो उसके खिलाफ है जनता वहां पे, फिर भी जो है नीतीश कुमार ये करते हैं। और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि श्रवण कुमार फिर से वहां पर जीत दर्ज करेंगे। नीतीश कुमार एक बार जाके सभा में बोल देंगे कि अमुक व्यक्ति को वोट देना है। दरअसल नालंदा की वही स्थिति है जो नोएडा की है। वहाँ, हाँ, यहाँ पर किसी को आप कमल का फूल पकड़ा दें, जीत उसकी हो जाएगी। नालंदा में किसी को आप तीर पे बिठा दें, जीतेगा वही। तो वो हो गया, नालंदा की सीट हो गई। अब देखिए फुलवारी शरीफ में इस बार जेडीयू ने श्याम रजक को टिकट दिया है। और श्याम रजक दोनों ही पार्टियों में रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं और जेडीयू में भी रहे हैं। आरजेडी में 2 बार रहे हैं, जेडीयू में भी 2 बार रहे हैं। पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आ गए, फिर से वो आरजेडी में चले गए। जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए थे, तो श्याम रजक के पास मंत्रालय का ऑफर होते हुए भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम सामाजिक न्याय के साथ रहेंगे। वो आरजेडी के पास चले गए थे, लेकिन आरजेडी के खेमे में क्या हुआ, उनका सम्मान नहीं हुआ। वो भी एक महादलित चेहरे हैं, ईबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनको वो स्थान नहीं मिला जो नीतीश कुमार उन्हें देते रहे। वापस जेडीयू में आ गए। फुलवारी शरीफ सीट पर श्याम रजक की अच्छी खासी पकड़ है, वहाँ से जीतते भी रहे हैं। लेकिन फुलवारी शरीफ बिहार की एक और ऐसी सीट है जिस पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी बहुलता है। और ऐसा समझा जा रहा था कि इस बार अगर एनडीए से कोई कमजोर उम्मीदवार रहा तो फुलवारी की सीट फिर से एनडीए माफ करें महागठबंधन जीतेगी। लेकिन इस बार बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट दिया है उन्होंने। आपने मुस्लिम बाहुल नाम लिया सॉरी, जदयू ने अब की जो है किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। हाँ। क्या वजह हो सकती है, जबकि काफी संख्या में वो टिकट भी देते थे और कहा भी जाता था कि भाई काफी एक तबका है मुसलमानों का जो कि नीतीश कुमार के साथ बना रहता है। लेकिन हाँ, क्या वजह हो सकती है? लेकिन ये मिथक टूट चुका है कि अल्पसंख्यक का वोट जेडीयू को आता है। ये मिथक मेरे ख्याल से पिछले 2-3 चुनावों से टूट चुका है, जब से इनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है। अगर स्पष्ट कहें तो मुसलमानों का जेडीयू से मुंह भंग तो हो ही गया है। आप देखेंगे तो कोई ऐसा कद्दावर चेहरा भी नहीं है जेडीयू में जो टिकट का दावेदार हो। जेडीयू से कद्दावर चेहरा तो बीजेपी में शाहनवाज हुसैन का था, लेकिन बीजेपी विनेबिलिटी फैक्टर पे टिकट देती है। उन्हें लगा कि शाहनवाज हुसैन जिताऊ उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, तो नहीं दिया है। जेडीयू को अपनी रणनीति पर सोचना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्हें मिला हुआ है, हिंदुत्व का सहारा उन्हें भी मिला हुआ है, ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जब आपके गठबंधन में आपका एक बड़ी पार्टी है तो वो जाहिर सी बात है उनको मिलेगा, मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए मुझे लगता है जेडीयू ने किसी भी क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार वो उतारते तो वो अननोन फेस ही होता, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि जो बड़े मुसलमान नेता थे वो चले गए हैं जेडीयू को छोड़ करके। हालांकि अभी भी वहां पर मुस्लिम सदस्य हैं, मुसलमानों का भरोसा मतलब नीतीश कुमार कुछ न कुछ बचा हुआ है। बीजेपी की तरह नहीं वो ट्रीट करते हैं जेडीयू को। जेडीयू मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है, लेकिन यह गठबंधन अछूत है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और मैं क्लियरली बोलता हूँ विदाउट फिल्टर, ऐसा है, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी बातचीत हुई है तो लोगों ने बताया कि भाई नीतीश कुमार अलग चीज है, लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ खड़े हैं तो फिर वो अलग चीज बन जाती है। हाँ, तो इसीलिए वहां पर
मतदाताओं का भरोसा नहीं है, इसलिए उम्मीदवार भी नहीं है मुस्लिम। अब रही बात महिलाओं की, देखिए जो जेडीयू पंचायत चुनाव में, जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं बिहार में, उसमें 30% महिला आरक्षण देती है, लेकिन 51 लोगों की लिस्ट में केवल 4 महिलाएं हैं। ये रफली आप कह सकते हैं 5% है। 5% नहीं, 8% के आसपास हो जाती है। क्या क्या वजह है, क्यों नहीं उतारा गया? केवल 8 महिलाएं। क्या नहीं वजह भाई, हो सकती बहुत सारी अच्छी महिला नेत्री हैं जेडीयू में, और जिन्हें उतारा भी गया है वो दूसरे दलों से आई हुई हैं। कोमल सिंह को दिया गया, वो एलजेपी की उम्मीदवार थी पिछली बार। पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि जो कार्यकर्ता, और सिर्फ जेडीयू क्यों, अभी मैथिली ठाकुर की हम लोग बात कर रहे थे। वही मैं कह रहा था कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उतारा है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको अलीनगर नगर से? अलीनगर से हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है अलीनगर से मैथिली ठाकुर को उतार करके। वो इसलिए कि पिछली बार अलीनगर की सीट वीआईपी ने जीती थी, और मिश्री लाल यादव वीआईपी के कैंडिडेट थे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे पाला बदल के। अलीनगर की सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाता, यादव मतदाता और ब्राह्मण, ये इन समुदायों के वोट बाहुल्य में हैं। अब जो वहां पर MY समीकरण बनता है वो टिल्ट होता है आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ, लेकिन बीजेपी ने वहां से ब्राह्मण चेहरा उतारा है। बीजेपी यह जानती है कि अलीनगर एक मुश्किल सीट है निकालने के लिए, वैसे भी कोई उम्मीदवार रहता वहां जीतना बहुत मुश्किल था। बीजेपी ने इसीलिए ये दाव लिया है कि एक तो सेलिब्रिटी फेस है, ब्राह्मण है, हो सकता है इसकी वजह से जो यंग वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, और जो छठ का समय है, बहुत सारे लोग जो माइग्रेट कर चुके हैं वो वापस आते हैं, वो लोग मैथिली ठाकुर को वोट दें और वो सीट निकल जाए। और नहीं भी निकला तब भी कोई बात नहीं है। सेलिब्रिटी कैंडिडेट को जब मैदान में उतारा जाता है तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगल बगल की सीटें जो होती है उसमें भी सेलिब्रिटी फैक्टर ऐड हो जाता है। अब जैसे अलीनगर की सीट हो गई, दरभंगा शहरी, दरभंगा ग्रामीण, जाले, मैथिली ठाकुर का अपना गृह क्षेत्र है बेनीपट्टी मधुबनी का, तो दरभंगा मधुबनी के कई सारी सीटें हैं जिसके समीकरण को मैथिली ठाकुर का सेलिब्रिटी डम प्रभावित कर सकता है। आप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया उठा के देखूं तो मैथिली ठाकुर का वहाँ स्थानीय लोग भी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि वो दिल्ली में रहती हैं, और यहाँ पे एक उनकी बड़ी कहानी एक फेमस हो रही है कि गांव वालों ने, उन्हीं के गांव वालों ने एक प्रोग्राम करने के लिए कहा तो उन्होंने काफ़ी पैसे मांग लिए, 5 लाख या कुछ मांगे। इसमें दूसरा एंगल भी है। दरअसल देखिए, मैथिली ठाकुर का जो विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर से कहीं अधिक मैथिली ठाकुर के जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं या फिर उनके संबंधी हैं, उनके पिता हैं, उनका विरोध हो रहा है। और मैथिली ठाकुर के विरोध की और ऐसी कोई वजह नहीं है। लोग अगर जो ये कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, और जो स्थानीय कैंडिडेट हैं जीत कर वो जाते तब वो क्या काम करते हैं। तो मैथिली ठाकुर जब मैदान में आएगी, चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी या हारेगी ये अलग बात है, उसके बाद उनकी कैसी सक्रियता रहती है इसके आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। सिर्फ इस बात पर कि वो वहाँ नहीं रहती हैं, बहुत सारे उम्मीदवार वहाँ नहीं रहते आपने हैं। जो पहली बात कही कि जो है हेलीकॉप्टर से उतार दी गई, पैराशूट से उतार दी गई, और बाहर के कैंडिडेट हैं, ये मसला सबसे ज़्यादा हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पैराशूट कैंडिडेट हैं ना, तो सिर्फ मैथिली ठाकुर पर ही क्यों प्रश्न उठता है? मैथिली ठाकुर तो सभी पे ही उठता है। सभी पे उठना चाहिए, नहीं उठता है, लेकिन मैथिली ठाकुर की जो चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर की सफलता में लोग अपने अपने योगदान को रेखांकित करवाना चाह रहे थे। लोगों की अजीब डिमांड थी। लोगों का कहना क्या था कि मैथिली ठाकुर जब राइजिंग स्टार में गई थी रियलिटी शो में, तब हमने उन्हें वोट दिया था और हमारे गांव में गाने के लिए नहीं आई। ये तो भैया अलग ही प्रश्न है ना। हाँ, तो वोट भी तो वही देंगे। नहीं, इस बात पर मूल्यांकन नहीं होगा। अरे वो कर रहे हैं मूल्यांकन इस तरह से, हम आप क्या कर सकते हैं? लेकिन वो तो बदल गया। खैर, बीजेपी ने इस बात को बहुत ही स्मूथली हैंडल किया है। जिस बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा था, उस बेनीपट्टी से कैंडिडेट रिपीट किया गया है। विनोद नारायण झा ही वहाँ चुनाव लड़ेंगे। मैथिली ठाकुर को कल पार्टी में शामिल कराया गया है और अलीनगर से दिया गया है टिकट। तो अलीनगर बीजेपी के लिए हमने बात की, वैसे भी मुश्किल सीट थी, हार गई, कोई बात नहीं है। जीत गई तो एक सेलिब्रिटी के कारण वो सीट आ जाएगी बीजेपी को, और अगल बगल की कुछ सीटें हैं उसके गणित को ये प्रभावित करेंगे। आप देखिएगा, ये हमेशा होता है, सेलिब्रिटी उम्मीदवार का ये फायदा होता है। चलिए अब लौट के आते हैं। लेकिन हाँ, सेलिब्रिटी उम्मीदवार का एक नुकसान भी है।
जो स्थानीय कार्यकर्ता है, और आप माने तो लेफ्ट के बाद बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है और लेफ्ट को छोड़ के काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है। तो जो कार्यकर्ता सालों साल मेहनत करते हैं, वो क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके होते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं और उनको उम्मीद रहती है कि उन्हें टिकट मिलेगा। तो एक आम कार्यकर्ता को प्रखंड स्तर का नेता बनते बनते 10-15 साल लग जाते हैं। वहीं पर एक बाहर से उम्मीदवार को ला करके आप सडनली विधायक बनाते हैं, तो कार्यकर्ता आधारित पार्टियों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल, मेहनत करते कार्यकर्ताओं का हैं। पार्टी में विश्वास, पार्टी नेतृत्व में विश्वास कम होगा। खैर एलजेपी और जदयू में ही आते हैं, क्या इनकी अदावत क्या है जदयू की और लोक जनशक्ति पार्टी की? अचानक से कहाँ से अदावत ये निकला? ये बहुत पुराना किस्सा है। ये अदावत हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है। ये दोनों साथी थे। 77 में जनता पार्टी में दोनों थे, लोक दल में पहले थे, फिर जनता पार्टी में भी साथ आए। दोनों एक गठबंधन में कई बार रहे, लेकिन जो वोट बैंक है उसकी लड़ाई इन दोनों के बीच हमेशा रही। लालू यादव ने बड़ी चालाकी से अपना वोट बैंक तैयार किया। पहले तो बोफोर्स के रथ पर सवार होकर आए विश्वनाथ सिंह के साथ, उसके बाद मंडल वर्सेस कमंडल में उन्होंने लीड ले ली, और उसके बाद उन्होंने एक नया नैरेटिव क्रिएट कर लिया, MY समीकरण। हालांकि उनको नुकसान भी हुआ बाद में। जो अन्य दलित जातियां थी, उन्होंने कहा कि जब ये MY कह रहे हैं मुस्लिम और यादव, तो हम इनमें क्यों रहे? जब हमारी चिंता नहीं करते तो हम इनकी चिंता नहीं करेंगे। वो नीतीश कुमार और अन्य लोगों के साथ चले गए। तो लालू यादव ने अपना वोट बैंक तैयार कर लिया था। रामविलास पासवान ने अपना वोट बैंक तैयार कर लिया था। दलित के बड़े नेता थे, दलित समुदाय के। जिस तरह से यूपी में मायावती जी थी, काशीराम जी थे, उसी तरह से मैं अगर ये कहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार में रामविलास पासवान का भी कद वही था जो काशीराम का यूपी में था। बड़े नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी पेंच लगाई कि वो सिर्फ पासवान समुदाय के नेता रह गए और बाकी महादलित के नेता नीतीश कुमार हो गए। तो अब बीजेपी कैसे बैलेंस करेगी इस चीज को, जो झगड़ा चल रहा है? ये बीजेपी कैसे बैलेंस बिल्कुल करेगी? मैंने यही कहा था कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि एनडीए में जेडीयू को जहां से उम्मीदवार उतारना है वो उतारेगी। नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि आई गिव इट अ डैम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीटों का बंटवारा हो गया, किसके पाले में कौन सी सीटें गई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पे हमारी पार्टी एकदम फॉर्मली खड़ी होगी। नीतीश कुमार ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी से कि देखिए आप बीच में मत आओ, हम आपकी सीट पे नहीं लड़ रहे हैं, हम तो एलजेपी की सीट पे लड़ रहे हैं। तो आप हम लोग निपटा लेंगे अपना मामला, आप देखो आपकी सीट पे हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। वहां पर यही है, पशुपेश में बीजेपी है, चिराग पासवान ही पशुपेश में नहीं है। उनको है कि हमारे हिस्से में ये सीट आई है, हम अपने उम्मीदवार हालांकि वैसे भी वो नहीं जीत और रहे ये वहां भी जान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चिराग पासवान को दी जाने वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही है, तो एलजेपी-आर भी जेडीयू को मिलने वाली सीटों पे उम्मीदवार खड़ी करेगी। वो 29 पे नहीं रुकने वाले हैं। वो भी तो फिर महागठबंधन को सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी भैया, बीजेपी क्या करेगी उसमें, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के पास करने को कुछ बचा नहीं है। हालांकि देखिए चुनावों में ये फ्रेंडली फाइट्स होते रहते हैं। हो सकता है कि वहां से एक और उम्मीदवार उतारने से महागठबंधन को ही नुकसान हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता इस वजह से नहीं होगा, क्योंकि देखिए वोट उनका जो वोट देने वाला महागठबंधन का वो तो है ही है नहीं, लेकिन एनडीए को जो वोटर है ना वो तो डिवाइड हो रहा है। नहीं, अब वो वही बात है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव में मैथ से ज्यादा केमिस्ट्री काम करता है। अब ये भी तो हो सकता है, देखिए सब हाइपोथेटिकल सिनारियो है, सब काल्पनिक है। ये भी तो हो सकता है कि जहां पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं, अब जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं क्यों नहीं होगा। नालंदा की सीट जेडीयू ने श्रवण कुमार को फिर से उतार दिया है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उनको खदेड़ा गया था, सब कुछ है। लेकिन अगर ये एंटी इनकम्बेंसी काम करता है और लोग श्रवण कुमार से सच में चुनाव में भी खफा होते हैं, वो अपनी नाराजगी निकालते हैं, तो अभी की स्थिति में वो सारे वोट जो नाराजगी वाले होंगे किसको जाएंगे? महागठबंधन को जाएंगे। लेकिन अगर एलजेपी है तो एलजेपी को हो सकता है कुछ वोट उसमें से एलजेपी को भी चला जाए। एलजेपी को जा सकते, तो जो एंटी इनकम्बेंसी वाली वोट है वो ये शेयर कर लें। हाँ, दोनों अपने हैं, इनको दो या इनको दो, बात बराबर है। एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट वो शेयर कर लें और फिर से श्रवण कुमार इस सीट से जीत जाए, तो ये फायदा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री क्या बनती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बिहार में जो एनडीए में जो केमिस्ट्री बिगड़ गई है वो क्या बनती है वो तो भविष्य में है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो बाद में पता चलेगा।
गदर मची हुई है बिहार में, खास तौर से नीतीश कुमार ने आखिरी टाइम पे, ये जाने जाते हैं नीतीश कुमार इस चीज़ के लिए बिल्कुल। कि वो आखिरी टाइम पे अपना दाव फेंकते हैं और सबको चित कर देते हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बिहार की बात में बस इतना ही, देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.